हे गाइस, मैं रेगिस्तान में नाज़का रनवे का रहस्य समझने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह नाज़का लाइनों के सभी रहस्यों को एक साथ जोड़ देगा। रनवे विशाल नाज़का की आकृतियां जो जमीन से ज्यादा मायने नहीं रखती हैं और उन सभी का कारण। सबसे पहले मैं एलियन रनवे थ्योरी को पूरी तरह से खारिज करने जा रहा हूँ। मैं यह कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि एलियंस कभी पृथ्वी पर नहीं आए या नासका में उनका कोई प्रभाव था, लेकिन मैं आपको और अधिक मानवीय स्पष्टीकरण देने जा रहा हूं। इस रनवे के साथ हम लगभग निश्चित हो सकते हैं कि ये परग्रही विमानों के लिए रनवे नहीं है। शुरू करने के लिए, यदि परग्रही लोग नासका में उतरते हैं तो वे अंतरिक्ष के माध्यम से पहुंचे होंगे, जिसके लिए उन्नत उड़ान उपकरणों की आवश्यकता होती है। एक एलियन एयरक्राफ्ट को लैंड करने के लिए 1 मील लंबे रनवे की जरूरत नहीं होगी। वास्तव में यहाँ तक कि हमारे आधुनिक समय के विमान का उपयोग रनवे के बिना भी किया जा सकता है। दूसरा, ये रनवे जमीन से कंकड़ हटाकर सावधानी से बनाए गए हैं, एक ऐसा काम जो जमीन पर इंसानों द्वारा ही किया जाता था। यदि आप इन नाज़का रनवे से परिचित नहीं हैं, तो मैं आपको एक त्वरित जानकारी दूंगा। जब आप नाज़का रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरना शुरू करते हैं, तो आप मीलों तक फैले इन बैंड्स को देखेंगे। वे आयतों और ट्रिपेज़ाइड जैसे विभिन्न आकारों की विविधता में आते हैं। एक आम आदमी भी यही सोचता है कि यह रनवे या हवाई पट्टी है। जब मैंने नाज़का रेगिस्तान के ऊपर से उड़ान भरी, तो मेरे साथ एक अमेरिकी वायुसेना का अनुभवी व्यक्ति था, जो मेरे साथ उड़ान भर रहा था, और उसने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही सोचा कि वे रनवे थे। यहाँ वह प्रश्न है जो हमें पूछने की आवश्यकता है। क्या नासा लोगों ने उड़ान के साथ प्रयोग किया था? यह एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। क्या नासा लोगों ने उड़ने की कोशिश की? इतिहास दुनिया भर में ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने उड़ने की कोशिश की। हम भारत के विमानों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग दावा कर सकते हैं कि यह शुद्ध पौराणिक कथा है। आइए हम ठोस प्रलेखित इतिहास के बारे में बात करें। 9वीं शताब्दी में स्पेन में अब्बास इब्न फिरनास नाम के एक वैज्ञानिक ने केवल पंखों से बने एक सूट का उपयोग करके उड़ान भरी। 1010 एडी में मार्सबरी के इल्मर ने एक विमान बनाया और नीचे गिरने से पहले 600 फीट तक उड़ान भरी। ध्यान दें कि नासा अवधि 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक थी, जो डॉक्यूमेंटेड उड़ान के प्रयासों के पहले उद्धरण से बहुत दूर नहीं थी। यदि नासा लोगों ने उड़ान के साथ प्रयोग किया, तो रनवे बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं, यहाँ तक कि यह मानते हुए कि उनके पास कॉम्प्लेक्स डिजाइन आइडिया नहीं थे। वे हैंग ग्लाइडर और अन्य आदिम ग्लाइडिंग उपकरणों की कोशिश कर सकते थे। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किसी इंजन पर निर्भर नहीं है, यह केवल हवा पर काम कर सकता है। हैंग ग्लाइडिंग के लिए और भी सरल सामग्री की आवश्यकता होती है, और आप अपने हाथों और पैरों को हिलाने के साथ ही अपनी उड़ान को गति दे सकते हैं। ऊपर रनवे को देखें। हम क्या देखते हैं? रनवे एक पहाड़ी की चोटी तक जाता है। रनवे को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, और रेगिस्तान में खुरदरे पैच से छुटकारा पाने के लिए इसे चिकना किया गया है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एक ग्लाइडर को पहाड़ी की चोटी से धकेला जाएगा और फिर जाने दिया जाएगा? ऊंचे स्तर से लॉन्चिंग आज इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम हैंग ग्लाइडिंग तकनीक है। याद रखें, पुरातत्वविदों का कहना है कि पहियों का इस्तेमाल नासका या इंका द्वारा नहीं किया गया था। तो चित्र में जो आप रैंप देख रहे हैं, वो लॉक का उपयोग करके ग्लाइडर जैसी वस्तुओं को धकेलने के लिए एकदम सही होगा। वास्तव में पेरू में दूर रहने वाले इंका लोगों द्वारा चट्टानों को स्थानांतरित करने के लिए रैंप का भारी उपयोग किया जाता था। उस स्थिति में ग्लाइडर कम से कम कई मिनटों तक उड़ान भरेगा। इसके अलावा रेगिस्तान उड़ान प्रयोगों के लिए एक आदर्श स्थान होगा, क्योंकि आप पेड़ों, घरों या अन्य संरचनाओं में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा
कि यह एक संभावना है, क्योंकि नासा रनवे के लिए कोई अन्य उचित स्पष्टीकरण नहीं है। यहाँ मेरा दूसरा प्रश्न है, क्या नासा उड़ान भरने में सफल हो सकते थे? याद है हमने उन दो लोगों के बारे में बात की थी जिन्होंने 9वीं और 11वीं शताब्दी में थोड़े समय के लिए उड़ान भरी थी। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने अधिक समय तक उड़ान नहीं भरी क्योंकि उनके डिजाइन में पूंछ नहीं थी। नासा सभ्यता से कुछ ही दूर पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन विमान मॉडल की खोज की है। आप देख सकते हैं कि यह कैसे एक आधुनिक विमान जैसा दिखता है। इसमें सिमेट्रिक पंख, एक वर्टिकल पूंछ और यहां तक कि एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के साथ एक ठोस एरोडायनेमिक डिजाइन है। अगर हम इस आर्टिफैक्ट का एक बड़ा हल्का मॉडल बनाते हैं तो इसे ग्लाइडर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बेशक यह इंजन या नियंत्रण प्रणाली को ना जोड़कर चीजों को आदिम रख रहा है। यह मॉडल ग्लाइडर का काम करेगा। आधुनिक समय के ग्लाइडर के बीच समानता को देखें। समान विशेषताएं, सिमेट्रिक पंख और एक हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। अगर नासा लोग उड़ान भरने में सफल रहे, भले ही वह ग्लाइडर के साथ ही क्यों ना हो, अचानक ही सभी नासा लाइनें बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। एक हैंग ग्लाइडर या एक ग्लाइडर विमान को एक पहाड़ की चोटी से ढकेला जा सकता है, जो उतनी ही उड़ान भरेगा जितना हवा उसे सहारा देगी। नासा रेगिस्तान में हमेशा हवा बहती रहती है, इसलिए वे घंटों तक भी उड़ सकते थे। 10 मिनट की उड़ान के साथ वे एक विशाल क्षेत्र को कवर कर सकते थे और ऊपर से नासा की कई आकृतियों का आनंद ले सकते थे। पूरे रेगिस्तान में सैकड़ों रनवे के साथ वे पूरे नासा रेगिस्तान को देख सकते थे, इसलिए वे नासा लाइंस को देखने और आनंद लेने में सक्षम थे। आइए हम शीघ्रता से उन प्रमाणों को संक्षेप में प्रस्तुत करें कि नासा लोग उड़ सकते थे। आधुनिक रनवे से मिलती जुलती सैकड़ों चिकनी चपटी सतहें पूरे नासा रेगिस्तान में इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। कई रनवे झुके हुए हैं, जो संकेत देते हैं कि रोलर्स के रूप में लॉक का उपयोग करके वस्तुओं को ऊपर और नीचे ले जाया गया था। आधुनिक समय के ग्लाइडर के समान दिखने वाला एक सुनहरा विमान दक्षिण अमेरिका में पाया गया है। सैकड़ों विशाल नासा आकृतियां बनाई गई हैं, जिनका जमीन से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन केवल ऊंचाई से ही दिखाई देती हैं। यहाँ मेरा आखिरी सवाल है, क्या यह सहमत होने का समय है कि नासा लोगों ने वास्तव में उड़ान भरी थी? आप क्या सोचते हैं? मैं प्रवीण मोहन, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।